एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज के गांव में एक चालाक औरत रहती थी जिसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस औरत की 2 बेटियां थीं, एमिली और एमा। एमा बहुत सुस्त थी और उसे कोई हुनर नहीं आता था, और दूसरी तरफ एमिली थी जो बहुत मेहनती और हुनरमंद लड़की थी। मगर उनकी माँ एमा से ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी। वो उसे अभी तक बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए वो एमिली से सारा काम करवाती थी। एमिली, जल्दी से अपना काम खत्म करो ताकि हमारी कढ़ाई बेच सको। अपनी माँ और बहन की काहली की वजह से सिर्फ एमिली दोपहर में बाजार जाया करती थी ताकि वो अपने हाथ से बनाई हुई कढ़ाई बेच सके। वो जब घर आती थी तो उसकी माँ ने सिर्फ एमा के लिए खाना बनाया हुआ होता था। दूसरी तरफ एमिली अपनी बहन एमा के बचाए हुए खाने से अपना पेट भरने की कोशिश किया करती थी। एक दिन एमिली अपने घर से बाहर गई ताकि वो कुएं पे बैठकर अपनी कढ़ाई बना सके। उसने अपने हाथ में सुई लेकर कुएं पे बैठकर अपनी कढ़ाई बनाना शुरू की, और उसी वक्त अचानक एक मुर्गा उसके सर पर आकर बैठकर चीखना शुरू हो गया। मेरे सर पर से हटो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे नहीं, मेरी कढ़ाई! एमिली बहुत दुखी हो गई थी कि उसके हाथ से वो कढ़ाई कुएं में गिर गई थी। मेरी अम्मी ये जानकर बहुत गुस्सा होंगी मुझसे। अब क्या करूँगी मैं, बताओ? सुनो, पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उसके बाद बाल्टी। दिमाग बाल्टी, दिमाग बाल्टी, कुकड़ों को। एमिली उस मुर्गे के कहने पर बाल्टी की तरफ बढ़ती है जो कुएं पे लटकी हुई थी। वो जैसे ही बाल्टी उठाने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसलता है और वो उसी वक्त कुएं में गिर जाती है। जब एमिली अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को एक बाग में पाती है जो रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैं हूँ कहाँ पर वैसे? जैसे ही वो चलना शुरू करती है, उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं ये गाजर निकाल नहीं पा रहा। एमिली फौरन ही उसकी मदद करने लगती है और वो एक ही बार में उस गाजर को जमीन से निकाल लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो खरगोश खुशी खुशी अपने रास्ते चला जाता है और एमिली अपने रास्ते। हे, क्या तुम मुझे पानी दे दोगी, वरना मैं मुरझा जाऊंगा। एमिली ने उस गुलाब की बात सुनी जो मुरझाने वाला था। एमिली फौरन ही उस फव्वारे के पास गई ताकि वो गुलाब की मदद कर सके। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लाकर गुलाब की जड़ में डाल दिया। गुलाब फिर से खिल गया और दोबारा से महकने लगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब मैं एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी पाऊंगा। एमिली एक दफा फिर अपने रास्ते चलने लगी। थोड़ी दूर चलकर उसकी नजर एक घर पर पड़ी और उस घर के सामने एक अजीब सी औरत जो कि दिखने में बहुत खौफनाक थी, एमिली को देख रही थी। एमिली उस औरत से बहुत डर गई। एमिली वहाँ से फौरन ही भागने लगी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमिली डरते डरते उस औरत के पास गई। मेरा नाम हॉली है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम मेरे छोटे से घर का ख्याल रखोगी तो तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। बस तुम्हें ये करना होगा कि हर सुबह मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा। मुझे वैसे भी अपने घर का रास्ता याद नहीं है। मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ। एमिली उस घर का बहुत ख्याल रखने लगी जैसा कि मदर हॉली चाहती थी। हर सुबह बगैर थके वो मदर हॉली का बिस्तर परों से सजाना कभी नहीं भूलती थी। मदर हॉली भी एमिली से बहुत प्यार करती थी, तो वो उसके लिए हर शाम बहुत मजेदार खाने बनाया करती थी।
इसी तरह दिन और रात गुजरते रहे। हालांकि एमिली यहाँ बहुत खुश थी, मगर उसे अपने घर की याद आने लगी। मदर हॉली, आप जानती हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे अपने घर जाना है। ओह एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ काफी अरसे तक यहाँ रही। तुम जरूर अपने घर जा सकती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह, बहुत शुक्रिया मदर हॉली। मदर हॉली एमिली को एक बड़े से सुनहरे दरवाजे की तरफ ले गई। जैसे ही एमिली ने उस दरवाजे को पार किया, वो बहुत खूबसूरत नए कपड़ों और सोने से ढक गई। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये रही वो कढ़ाई और सुई जो तुमने पानी में गिरा दी थी, ये लो। ओह, बहुत शुक्रिया मदर हॉली, आप बहुत अच्छी हैं। उसके बाद मदर हॉली ने एमिली की आंखों पर हाथ रख दिया और उससे कहा कि 3 तक गिनो। 1, 2, 3। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने घर के सामने पाया। एमिली वापस आ गई और अब सुनहरी लड़की बनकर लौट चुकी है। एमिली को देखकर उसकी माँ और उसकी बहन एमा अपनी हैरानगी छुपा नहीं सकी। हाँ, मगर तुम्हें ये इतना खूबसूरत ड्रेस कहाँ से मिला? एमा, चुप हो जाओ। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये ज्वेलरी कहाँ से मिली, बताओगी ना? एमिली एक एक करके उन्हें सब कुछ बताती गई। दूसरी तरफ उसकी माँ सोच रही थी कि एमा भी ये कर सकती है। उसने लालच में आकर एमा को भी कुएं के किनारे भेज दिया। एमा ने अपनी कढ़ाई और सुई कुएं में फेंक दी और उसके बाद वो खुद भी कूद गई। जब एमा ने अपनी आंखें खोली तो उसने भी खुद को उसी बाग में पाया जहाँ पहले एमिली आई थी। थोड़ा आगे चलकर उसने भी एक खरगोश को देखा। खरगोश ने एमा से मदद मांगी कि वो उसकी गाजर जमीन से निकाल दे। हरगिज़ नहीं, मैं एक बेवकूफ खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूँगी। हाँ। एमा उस खरगोश की मदद किए बगैर वहाँ से आगे चली गई। थोड़ा आगे उसकी नजर भी एक गुलाब पर पड़ी जो मुरझाने ही वाला था। गुलाब ने भी उसकी मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती, तुम्हारे कांटे मेरे हाथ में चुभ भी सकते हैं। हाँ। एमा गुलाब की मदद किए बगैर ही आगे चली गई। बिल आखिर वो भी मदर हॉली के घर के सामने पहुंची। मैंने सुना है आपको किसी काम वाली की तलाश है। मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार हूँ। मदर हॉली ने एमा को समझाया कि उसे घर में क्या करना होगा। याद रखना, तुम्हें हर सुबह मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा। एमा ने उनकी सारी बातें मान ली। उसने पहले दिन बहुत अच्छा काम किया, परों से बिस्तर को भी सजा दिया। पर कुछ दिन गुजरने के बाद वो काम चोरी करने लगी और वो घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और एमा मदर हॉली के बिस्तर को परों से सजाना भी भूल जाती थी। जब उन्होंने अपना बिस्तर देखा तो मदर हॉली को गुस्सा आ गया कि एमा उनसे वादा खिलाफी कर रही है। मुझे लगता है अब तुम्हारे घर जाने का वक्त है। एमा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके उसे भी वो खूबसूरत कपड़े और जेवर मिल जाए। हाँ, ये ठीक है। मुझे फौरन ही अपना इनाम लेके घर चले ही जाना चाहिए। मदर हॉली उसे भी सुनहरे दरवाजे के पास ले आई। जब एमा ने वो दरवाजा पार किया तो ऊपर से मिट्टी की बारिश होने लगी बजाय सोने के। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? दरवाजे ने तुम पर सोना नहीं बरसाया क्योंकि तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया। अब 3 तक गिनो और अपने घर जाओ। 1, 2, 3। उसके बाद उसने खुद को अपने घर के गार्डन में पाया।
उसे देखकर मुर्गा चीखने लगा। एमा वापस आ गई है और वो मिट्टी से सनी हुई है। उसकी माँ और उसकी बहन एमिली उसे देखकर बहुत हैरान रह गईं। एमा ने बताया कि उसे ये मिट्टी काम ना करने की वजह से मिली है और मदर हॉली ने उसे अच्छे से सबक सिखाया है। और उस दिन से एमा को ये बात पता चल गई कि मेहनत से काम करने की क्या कीमत होती है, और वो भी अपनी बड़ी बहन एमिली की तरह अपने हाथ से कढ़ाई करने लगी। दोनों मिलकर कढ़ाई बनाकर बेचती थीं और इसी तरह दोनों खुश रहने लगीं। एक बाप और उसकी 2 जवान बेटियां यहाँ से बहुत दूर रहा करती थीं। उनमें से एक लड़की बहुत सुस्त थी और एक काम करती रहती थी। तुम मेरी मदद नहीं करती हो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? उनके बूढ़े वालिद बहुत काम करते थे, इसीलिए वो थक जाते थे और उन्हें खाने को मिलता था एक सूप और एक ब्रेड। एक दिन वालिद ने अपनी बेटियों से दरख्वास्त की। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ। अब वक्त आ गया है, तुम दोनों बड़ी हो गई हो। मुझे लगता है मुझे अब तुम पे कुछ और जिम्मेदारियां डालनी होंगी बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कहीं जाओ और जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो। आप सही कह रहे हैं बाबा, मैं अपने लिए नौकरी जरूर ढूंढ लूंगी। और तुमने क्या सोचा मेरी प्यारी बेटी? इसी को नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो इसी का काम हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छे से कर लूंगी। बूढ़े वालिद अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन जब बेटी नौकरी ढूंढने के लिए जा रही थी तो उसके वालिद उसके पास आए। मेरी प्यारी बेटी, मेरी कुछ नसीहत सुनती जाओ। कभी किसी की मदद के लिए मना मत करना बेटी। हमेशा इंकसारी रखना, अपने काम से प्यार करना और वो काम अच्छे से करना जो तुम्हें दिया जाए। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगी। इसको कहते हैं मेरी प्यारी बेटी। बेटी अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ सुस्त लड़की ने अपने घर में कोई भी काम नहीं किया था। घर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। दूसरी तरफ बेटी अपनी नौकरी तलाश कर रही थी। काफी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। कैसी हो प्यारी बेटी? क्या तुम थोड़ा मुझे साफ कर सकती हो और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी डाल दो? फिर उस लड़की ने पेड़ को साफ करना शुरू कर दिया और उसके हाथों में भी चोटें लग गई थीं और उसने अपने पीने के पानी से उस पेड़ को पानी दे दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम्हारे पीने के लिए पानी तो बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं आगे से जाके पानी ढूंढ लूंगी। वो लड़की अपने रास्ते पर निकल पड़ी। फिर उसे एक गुफा दिखी जो कि टूटी हुई थी। ए प्यारी लड़की, क्या तुम मुझे कुछ सही कर सकती हो ताकि मैं अच्छा दिखूं? मेहनती लड़की ने नीचे से कीचड़ उठाई और सारी जगहों को भर दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, लेकिन तुम मेरी वजह से बहुत गंदी हो गई हो। ओह, कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद कर दी। मेहनती लड़की दोबारा से अपने सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक जानवर उसके सामने आया जो कि बहुत काला था और उसे सर्दी भी लग रही थी। सुनो प्यारी लड़की, मैं खेल रही थी और गलती से गंदी हो गई। क्या तुम मुझे नहला सकती हो? मेहनती लड़की ने उस जानवर को नहलाया और
और वो पहले की तरह सफेद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप मेरी वजह से गीली हो गई हैं। तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं वैसे ही बहुत गंदी थी और अब साफ हो गई हूँ। मेहनती लड़की दोबारा चल पड़ी। जब रात हो गई तो वो एक खूबसूरत घर के पास आकर रुकी। ओह, जहाँ 7 परियां रहती थीं। मेहनती लड़की अंदर आई। हेलो, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपके घर बगैर इजाजत अंदर चली आई। दरअसल मैं एक नौकरी की तलाश में यहाँ आई हूँ। तुम यहाँ काम कर सकती हो अगर तुम चाहो। हमारे घर में 7 कमरे हैं, मगर तुम्हें सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे और 7वें कमरे में कभी जाना भी मत। मेहनती लड़की ने उनकी बात मान ली और वो रोजाना 6 कमरे साफ करती थी। जैसा कि परियों ने कहा था, वो 7वें कमरे में नहीं जाती थी और जब उसे तनख्वाह मिली तो उसने परियों से घर जाने की इजाजत मांगी। बिल्कुल प्यारी लड़की, तुम घर जा सकती हो, लेकिन ये बताओ कि तुम 7वें कमरे में क्यों नहीं गई? मेरे बाबा कहते हैं कि जो काम करो ठीक से करो। मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और ऐसा ही मैंने किया जैसा आपने कहा था। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए तोहफे से नवाजना चाहते हैं। चलो हमारे पीछे आओ। परियों ने उस लड़की को कहा कि वो 7वें कमरे में जाए। जब वो अंदर गई तो उसने बहुत सारा सोना देखा। अब तुम इस तमाम सोने के पास घूमो और जो तुमसे चिपका वो सब तुम्हारा हो जाएगा। मेहनती लड़की सारे सोने के सिक्के उठाने लगी। वो भी एक परी की तरह दिख रही थी। फिर मेहनती लड़की अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे वही जानवर दिखे जिसे उसने नहलाया था और उसने बहुत सारे मोती पहने हुए थे। मैं तुम्हारी मदद नहीं भूली प्यारी लड़की। तुम जितने चाहो उतने मोती यहाँ से उठा सकती हो। मेहनती लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने अपनी गर्दन और अपने हाथों में मोती ले लिए और वो दोबारा चलने लगी। इस बार वो उस गुफा के पास आई जिसे उसने जोड़ा था। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता बेटी। तुम कहाँ थी? आओ, मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई ताज़ा ताज़ा ब्रेड खिलाता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। मेहनती लड़की ने थोड़ी सी ब्रेड खाई और थोड़ी सी अपने घर के लिए रख ली और वो दोबारा चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने पेड़ को देखा। उसकी शाखें फलों से भरी हुई थीं। अरे प्यारी बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे दरख्त के सारे मीठे फल तुम्हारे लिए। मेहनती लड़की ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और आखिरकार अपने घर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। उसके वालिद और उसकी बहन ने उसको खुशामदीद कहा। मेहनती लड़की के पास बहुत सारा सोना था और ये देखकर सुस्त बहन बहुत हसद करने लगी जब उसने देखा कि उसकी बहन बहुत अमीर हो गई है। इन सिक्कों को तो देखो जरा। मुझे भी कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे इसके जैसी ही नौकरी मिले। अगर ये सोना लेकर आई है तो मैं हीरे लाऊंगी। सुस्त लड़की ने अपने वालिद को बताया कि वो नौकरी ढूंढने के लिए जा रही है। अरे बेटी, तुमसे तो हमारे घर का ही काम नहीं होता। तुम बाहर जाकर क्या काम करोगी? सुस्त लड़की अपने वालिद की बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। वो दिन रात चलती रही। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। पेड़ ने उस लड़की से मदद मांगी। अरे प्यारी बेटी, क्या तुम मुझे साफ कर सकती हो? हाँ, इस धूप में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। ओह। सुस्त लड़की वहाँ से चली गई।
थोड़ी देर चलने के बाद उसे टूटी हुई गुफा दिखी। गुफा ने उससे मदद मांगी। सुनो, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं अपने खूबसूरत हाथ तुम्हें साफ करने में खराब नहीं कर सकती। आखिर मेरी नेल पॉलिश हट जाएगी। बाय। सुस्त लड़की ने उस गुफा की भी मदद नहीं की। फिर वो उस जानवर के पास आई जो गंदा हो गया था, और उस जानवर ने उससे मदद मांगी। एव, गंदी, मेरे पास से हटो गंदी चीज। बाय। सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई। और वो एक बहुत बड़े घर के पास आई। सुस्त लड़की ने इस बात का फायदा उठाया और उन 7 परियों के घर नौकरी करने का पूछा। सबसे बड़ी परी ने कहा कि वो यहाँ पर पूरा साल काम करे और सिर्फ 6 कमरे साफ करे। याद रखना, 7वें कमरे में तुम कभी भी नहीं जाओगी। सुस्त लड़की ने कुछ महीनों तक 6 कमरे साफ किए। एक दिन वो जानना चाहती थी कि 7वें कमरे में क्या है, और उसने उसका दरवाजा खोला। सोने और मोती के बदले अंदर मक्खियाँ और चमगादड़ थीं। सारी मक्खियाँ और चमगादड़ सुस्त लड़की के करीब आए और सारी मक्खियों ने उसे काटा। सुस्त लड़की को बहुत चोटें आई और वो अपने घर की तरफ भागने लगी। जब वो भाग रही थी तो उसके सामने वो जानवर आया जिसको उसने नहलाने से मना कर दिया था, और उसके पास बहुत सारी मोतियाँ थीं। वो उसे पकड़कर मोतियाँ लेना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। सुस्त लड़की चलने लगी और वो बहुत थक गई थी। थोड़ा और चलने के बाद उसने उस गुफा को देखा जिसको जोड़ने के लिए उसने मना कर दिया था। उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्रेड रखी हुई थी। जब उसने ब्रेड खरीदना चाही तो गुफा में आग लग गई और उसके हाथ जल गए। गरम गरम। जब सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई तो वो उस पेड़ के पास आई जिसकी मदद करने के लिए उसने मना कर दिया था, और उस पेड़ की शाखों पर बहुत सारे फल थे। उसने फल लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ले पाई। वो जिस तरफ भी जाती, पेड़ उसकी दूसरी तरफ जाता। भागते भागते वो थक गई और वो फल लेने में नाकामयाब रही। वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और आखिरकार घर आ गई। उसके वालिद और उसकी बहन उसे देखकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी और बहुत ज्यादा जख्मी भी। उसने उनको सब कुछ बताया। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम अब समझी कि मेहनती होना कितना जरूरी है? याद रखना मेरी प्यारी बेटी, इस दुनिया में जैसा करोगे वैसे ही भरना पड़ता है। उस दिन के बाद से वो सुस्त लड़की अब सुस्त बिल्कुल नहीं रही। दोनों बहनें मिलकर काम करने लगी और ये छोटी सी फैमिली अपनी जिंदगी बहुत खुशी के साथ गुजारने लगी। 1 आंख, 2 आंखें और 3 आंखें। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। सबसे बड़ी बेटी की 1 आंख थी, उससे छोटी की 3 आंखें थीं और सबसे छोटी बेटी की 2 आंखें थीं। उनकी माँ, बूढ़ी औरत, अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। वो वही करती थी जो वो दोनों चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान।
और सबसे छोटी बेटी को सारे काम करने को बोलती थी। और वो फिर भी उससे सबसे सुस्त लड़की कहा करती थी। और वो उसे रात के खाने की टेबल पर भी नहीं बुलाते थे। ये 2 आंख वाली लड़की हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती अम्मी, क्योंकि इसे जो काम दो ये सही नहीं करती। पर मैं उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ खाना खाए। जब सारे उठ के चले जाते थे तब उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता था, लेकिन फिर भी वो खाना वो परिंदों को दे देती थी। एक दिन उसकी 1 आंख और 3 आंखों वाली बहनें उसके पास आईं और उन्होंने उसके ऊपर गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने इन कपड़ों को सही नहीं धोया, अब इन्हें दोबारा धो। 2 आंखों वाली लड़की रोती हुई कपड़े धोने के लिए निकल पड़ी। वो नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए दोबारा गई। मेरी बहनों का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया है? जब 2 आंखों वाली लड़की कपड़े धो रही थी, एक परी उसके सामने नमूदार हुई। परी के कपड़े देखकर 2 आंखों वाली लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं और खाने में मुझे अपना बचा हुआ खाना देते हैं। उदास मत हो प्यारी सी लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये एक जादुई छड़ी है। तुम जो भी ख्वाहिश करो और इसे 3 दफा घुमाओ तो वो सच हो जाएगी। जब 2 आंखों वाली लड़की ने ख्वाहिश की तो एक डिनर टेबल उसके सामने आ गई। उस टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। ये मजेदार खाने को तो देखो, सब गर्मा गर्म और ताजा। 2 आंखों वाली लड़की बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से टेबल पर बैठ गई। जब तुम खाना खा लो तो तुम्हें जादुई छड़ी 2 बार घुमानी है। याद रखना, 2 बार। परी अपना चेहरा दिखाए बगैर वहाँ से चली गई। 2 आंखों वाली लड़की ने खाना खाने के बाद जादुई छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गई। ओह, अब मेरा पेट भर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे इस जादुई छड़ी को छुपाना होगा ताकि मेरी बहनें और मेरी माँ इसे तोड़ ना दे। 2 आंखों वाली लड़की अपने घर आ गई उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा और उसने उसे नहीं खाया क्योंकि उसको भूख नहीं थी। अगले दिन 2 आंखों वाली लड़की ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बाहर चली गई। वो नदी के किनारे गई और उसने अपनी जादुई छड़ी 2 बार घुमाई और खाना खाना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आई, 3 आंखें वाली और 1 आंख वाली बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा। जब भी ये बाहर जाती है और वापस आती है तो ये मुस्कुरा क्यों रही होती है? और ये हमारा बचा हुआ खाना भी नहीं खाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने 2 आंखों वाली बहन का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद 2 आंखों वाली लड़की नदी के किनारे आ पहुंची। उसने ख्वाहिश की और 2 बार जादुई छड़ी को घुमाया और मजेदार खानों वाली टेबल सामने आ गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान हो गईं। तो ये हर दिन अपना पेट मजेदार खानों से भरती है और वो हमारे साथ बांटती भी नहीं है। 1 आंख और 3 आंखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी को सब जाकर बताया। उनकी अम्मी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ
और वो बहुत गुस्से में आ गई। 2 आँखों वाली लड़की के आने से पहले सब छुप गए। जैसे ही वो घर में आई, उसकी माँ उसके पास आई और उसके हाथ से छड़ी छीनी और उसे तोड़ दिया। ओह नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तुम बाहर मजेदार खाने खा रही थी, वो भी हमें बगैर बताए। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना नहीं है। 2 आँखों वाली लड़की बहुत उदास हो गई। उसने वो लकड़ी उठाई और बाहर चली गई रोते हुए, और उसी वक्त परी उसके सामने नमूदार हो गई। रो मत 2 आँखों वाली प्यारी लड़की, इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जमीन के अंदर दफना दो, तुम दोबारा से हंसने लगोगी। अपना चेहरा दिखाने से पहले वो परी वहाँ से दोबारा चली गई। 2 आँखों वाली लड़की ने वही किया जो परी ने उसे करने को कहा था। अगले दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ उग गया। वो इतना चमकदार था कि सब उसे देखकर हैरान रह गए। 2 आँखों की माँ और बहनें उस पेड़ में से फल निकालना चाहती थीं। लेकिन जब भी वो दोनों बहनें फल निकालने के लिए ऊपर उछलती, पेड़ और ऊपर जाने लगता। ये देखकर 2 आँखों वाली लड़की उनके पास फौरन से आ गई। मैं इस पेड़ में से फल उतार के दे सकती हूँ। हम इसे नहीं उतार पा रहे, तुम कैसे उतारोगी? 2 आँखों वाली लड़की ने फल निकालने की कोशिश की। मुझे फल और खुशी दो चमकीले पेड़। ये जुमले सुनकर पेड़ उसके हाथों के करीब आ गया ताकि वो कुछ फल निकाल सकती। 2 आँखों वाली लड़की अपनी माँ और बहनों को फल देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो फल नहीं लिए। ओह, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन पेड़ ने उन तीनों को कोई जवाब नहीं दिया। ये पेड़ सिर्फ 2 आँखों वाली लड़की की बात क्यों मान रहा है? और तभी एक खूबसूरत शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ आने लगा। जाके छुप जाओ 2 आँखों वाली लड़की, और शहजादे के सामने तुम आना भी मत। 2 आँखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी की बात मानी और वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। जब शहजादा उस सुनहरे पेड़ के करीब आया तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। वाह! अगर इसके मालिक ने मुझे एक फल भी इसमें से तोड़ के दे दिया तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको कुछ फल दे सकती हूँ। 1 आँख और 3 आँखों वाली लड़की ने उछल उछल कर पेड़ के ऊपर हाथ लगाना चाहा, लेकिन वो उनमें से एक पत्ते को भी छू नहीं सके। जैसा कि तुमने कहा कि तुम इसकी मालकिन हो, तो क्यों तुमसे इस पेड़ से एक फल भी नहीं तोड़ा जा रहा? 2 आँखों वाली लड़की बाहर आना चाहती थी और उस शहजादे को एक पत्ता देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से बहुत डरी हुई थी और वो वहाँ छुपकर रोने लगी। और तभी वो परी दोबारा नमूदार हुई। 2 आँखों वाली लड़की, पेड़ का एक पत्ता लो और उसे अपने दिल पे रख लो और बिना किसी चीज से डरे वहाँ चली जाओ। 2 आँखों वाली लड़की ने वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था और उसके पुराने कपड़े एकदम नए कपड़ों में तब्दील हो गए। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली जहाँ वो छुपी हुई थी और उसने उस शहजादे को उस पेड़ में से फल निकाल कर दिए। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मैं आपको फल निकाल के दे सकती हूँ शहजादे। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 आँखों वाली लड़की ने फौरन उस शहजादे की बात मान ली और वो दोनों गले मिले। ये देखकर 2 आँखों वाली लड़की की माँ और बहनें बहुत शर्मिंदा हो गईं।
हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे दिल की हो, ये हमें अब पता चला है। हम माफी चाहते हैं बहन। 2 आँखों वाली लड़की ने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। अब से ये पेड़ आप सबका है, इसमें से जितने फल चाहें आप निकाल सकते हैं। 2 आँखों वाली लड़की की ये बात सुनने के बाद परी उन सब के सामने नमूदार हुई और उसने पहली मर्तबा अपना चेहरा दिखाया। 2 आँखों वाली लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि परी की 3 आँखें हैं और उसे मालूम हो गया कि लोगों के पास अच्छा करने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। फिर शहजादा और 2 आँखों वाली लड़की अपने घोड़े पर बैठे और वहाँ से चले गए। एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था कैरन। वो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। वो अपनी अम्मी से हर एक बात जानना चाहती थी। मम्मी, ये छोटी छोटी चीजें क्या चमक रही हैं आसमान में? ये सब सितारे हैं बेटा। जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं वो सब सितारे बन जाते हैं बेटा, और आसमान में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना था, एक ही कपड़े थे और एक ही चप्पल थी। वो चप्पलें उसकी अम्मी ने बनाई थी, जो उसको काफी ज्यादा चुभती थी। एक दिन कैरन की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो कैरन शहर चली गई अपनी अम्मी के लिए दवा लेने। उसे रास्ते में लाल जूते दिखे। जूते इतने खूबसूरत थे कि कैरन उसे घर ले आई। देखिए अम्मी, ये जूते मुझे रोड पर से मिले हैं। कितने खूबसूरत हैं ये। शायद ये किसी और के हैं कैरन, तुम इन्हें वापस रख कर आ जाओ। अगर ये किसी के होते तो वो इसे ऐसे पार्क में नहीं छोड़ते। हो सकता है कि कोई गलती से भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिला है और अब ये मेरा है। मैं इसे वापस नहीं रख के आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी सुनो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीद सकूं, इसलिए तुम किसी और के जूते मत पहनो। देखो, जिद नहीं करो, वादा करो तुम ये जूते नहीं पहनोगी। कैरन उदास हो गई और अपनी अम्मी से वादा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी और उसे बेड के नीचे रख दिए। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कैरन अपने घर आई और उसे उसकी अम्मी नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह देख लिया और फिर वो जान गई कि उसकी अम्मी एक सितारा बन चुकी हैं। अगले दिन जब वो अपनी अम्मी की कब्र पर जा रही थी तो उसने वो लाल जूते पहने। जितने भी लोग थे उन सब की नजरें कैरन के जूतों पर थीं। अरे किसी ने अपनी माँ के जनाजे पे ये लाल जूते पहने हैं। लेकिन कैरन ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उसे वो जूते बहुत पसंद थे। एक अच्छे दिल की बूढ़ी औरत वहाँ पर रुकी। उस बूढ़ी औरत को पता चला कि इस बच्ची की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मेरे साथ आओ प्यारी बच्ची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए और खूबसूरत जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो कैरन उन बूढ़ी आंटी के साथ रहने लगी। कैरन, ये जूते तुम तब से पहनी हुई हो जब से तुम्हारी माँ मरी है। अब तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं, मुझे रेड शूज बहुत पसंद हैं। कैरन, अब जिद नहीं करो और इन्हें फेंक दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। कैरन बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जूते कचरे में फेंक दिए।
कुछ दिन गुजर गए और एक दिन कैरन अपने नए कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को नए जूते लाकर दिए, लेकिन कैरन को ये जूते पसंद नहीं आए। ये तो नीले हैं और ये बहुत बुरे हैं, मुझे ये जूते नहीं चाहिए। कैरन को अपने लाल जूते बहुत याद आ रहे थे। वो बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी, लेकिन उसका जिद करना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बूढ़ी औरत जब भी उसके लिए तोहफा लाती तो वो ये कहती, मैं ये नहीं पहनना चाहती बेटा, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे ये खाना नहीं खाना, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाएं। एक निवाला तो खा लो बेटा। बूढ़ी औरत बहुत उदास हुई जब कैरन टेबल से उठकर चली गई। उसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और उसके कमरे में ले गई, और तभी कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखें, मेरी सारी की सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, चलो हम बाहर चल के तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन मार्केट के लिए निकल पड़े। ये तो बिल्कुल मेरे रेड शूज की तरह हैं। मुझे यही चाहिए। चलें, चल के ये खरीदते हैं। कैरन, तुम्हें ये लाल जूते खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे जूते चाहिए जो तुम कहीं भी पहन सको, जैसे कि हमें किसी के जनाजे में भी जाना पड़े। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही जूता दिला सकती हूँ। वो देखो, वो काले जूते। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर आपने मुझे दोनों जूते ना दिलाए तो मैं हर जगह बगैर जूतों के जाऊंगी। ओह कैरन, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते लिए और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को वो लाल जूते भी दिला दिए। बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो जिद्दी कैरन से बहुत परेशान हो गई, और कैरन अपने नए जूते पहनकर घर वापस आ गई। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन को कहा कि हमें एक जनाजे पर जाना है। कैरन, याद रहे तुम्हें अपने काले वाले जूते पहनने हैं। एक जनाजे में जाने के लिए ये जरूरी है। कैरन ने अपने काले जूतों को देखा और उसके बाद अपने लाल जूतों को। उसने लाल जूते पहनने का फैसला किया। जब वो लोग घर से निकले तो उसने उन लाल जूतों को छुपा लिया ताकि बूढ़ी औरत वो लाल जूते ना देख पाए। जनाजे पर सबने कैरन के जूते देखे जो कि बहुत चमक रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से कैरन के जूतों के बारे में बातें करने लगे। जब बूढ़ी औरत के कानों में वो बातें आई तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था, और तुमने वापस से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, थोड़ी इज्जत करना सीख लो। एक खूबसूरत शहजादा उस वक्त वहाँ से गुजर रहा था। वो कैरन के पास आके रुका और उसकी तारीफ करने लगा। कितनी प्यारी हैं आप, और ये जूते आप पे कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह शहजादे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी डांसर लग रही हो। मैं तुम्हें आज की रात डांस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम जरूर आना। शहजादे की ये बात सुनकर कैरन खुशी से डांस करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ओह, मैं अपने पाँव क्यों नहीं रोक पा रही हूँ? ये आखिर क्या हो रहा है? ओह! कैरन डांस करते करते वहाँ से भाग गई और शहजादा उसके पीछे गया। कैरन, वापस आओ। शहजादे ने उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। कैरन के लाल जूते उससे भी ज्यादा जिद्दी थे। वो जूते उसे पहाड़ों के ऊपर भी ले गए और उससे दिन रात बस नचाते रहे।
कैरन के पैर बहुत दर्द करने लगे और वो जोर जोर से चीखती रही। जबकि वो मिट्टी में गए और झाड़ियों में भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। ओह, बहुत हुआ, मैं थक गई हूँ। मैं आइंदा से जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। जूतों, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे ही कैरन ने कहा कि वो जिद करना छोड़ देगी, वो जूते अपने आप उसके पैरों में से बाहर निकल गए और कैरन भी नीचे गिर गई और वो जूते बिना कैरन के डांस करने लगे। कैरन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए उसने एक लकड़ी उठाई और उसके सहारे अपने घर गई। कैरन अपना घर देखकर खुशी से रोने लगी। वो बूढ़ी औरत के पास गई और उससे गले लगा लिया। मैं जानती हूँ कि मैं जिद्दी थी, लेकिन मैं आइंदा से अब जिद नहीं करूँगी। जब कैरन ने जिद करना छोड़ दी, तो सब कुछ सही रहने लगा। एक दिन कोई दरवाजे पे आया और वो शहजादा था। अरे तुम कहाँ हो कैरन? मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा और तुम इतना तेज नाची कि मैं तुम्हें ढूंढता रह गया। कहाँ थी तुम? कैरन शहजादे को देखकर बहुत खुश थी और उस दिन से शुरू हुआ कैरन और शहजादे का प्यार। उसने जिद करना छोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी। एक दिन पत्थर दिल हेला ने अपने एक सिपाही को बुलाया। इस शीशे पे से कपड़ा उतारो डंकॉफ। उसका सिपाही बहुत सुस्त था। उसने उसका कपड़ा अपने ऊपर ही गिरा लिया। बेवकूफ, चले जाओ यहाँ से तुम। हेला ने अपने आप को शीशे में देखा और बोला, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? जादुई शीशे ने जवाब दिया, अब आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। हेला को बहुत गुस्सा आया। ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। पूरा महल उसके गुस्से से हिलने लगा और अब वो चाहती थी कि स्नो वाइट को मार दिया जाए। उसने एक प्लान बनाया और एक सिपाही को बुलाया और बोला कि स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाकर कत्ल कर दे और मुझे इसका दिल ला के दो। स्नो वाइट को अपने सिपाही पर भरोसा था और वो उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसे एक जख्मी चिड़िया दिखी और स्नो वाइट ने उस चिड़िया को उठाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसका सिपाही उस पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना तीर निकाला ताकि वो उसे मार सके। उसने अपना निशाना लिया, लेकिन उसको उस पर रहम आ गया और उसने देखा कि उसका दिल कितना साफ है। उसने फैसला किया कि वो उसे नहीं मारेगा। स्नो वाइट, मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा गया था कि मैं तुम्हारा दिल निकाल सकूं, लेकिन मुझसे ऐसा ना हो सका। कौन लेना चाहता है मेरा दिल? वही शहजादी हेला। तुम्हें कहीं जाना चाहिए, कहीं छुप जाओ। सिपाही ने हेला से झूठ बोलना चाहा और उसने जंगल में किसी जानवर को मार दिया और उसका दिल निकाल लिया और हेला को ये बताया कि स्नो वाइट मर चुकी है। स्नो वाइट बहुत डर रही थी और वो भागने लगी। वो बड़े बड़े पेड़ों से और उल्लुओं से बच बचाती भागने लगी। वो एक पेड़ के पास आके रुकी और वो सो गई एक अंधेरी डरावनी रात में। जैसे ही सिपाही अपने महल वापस पहुंचा, वो सीधा हेला के पास आया। मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। पत्थर
दिल हेला ने वो बॉक्स लिया और उसे ये यकीन हो गया था कि स्नो वाइट मर चुकी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। नए दिन की सुबह स्नो वाइट जागी एक खूबसूरत जंगल में और उसके सामने एक बहुत प्यारा छोटा सा घर था जिसके अंदर एक छोटा सा गार्डन भी था, छोटी खिड़कियाँ और एक घंटी भी और एक छोटा गोल सा दरवाजा। स्नो वाइट ने घंटी बजाई पर कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, दरवाजा खुल गया और अंदर भी सब कुछ छोटा छोटा था। स्नो वाइट को लगा कि वो किसी टॉय हाउस में है। छोटे बर्तन, छोटे चमचे और छोटे ग्लास। स्नो वाइट को एक छोटे से बर्तन में सूप दिखा। वो बहुत भूखी थी, इसलिए उसने सूप पीना शुरू किया और फिर वो एक छोटे से बेड पर सो गई। थोड़ी सी दूर इस घर के मालिक अपना काम खत्म कर ही चुके थे और घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो घर में आए, वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अंदर चुपचाप चलने लगे। किसी ने मेरी ब्रेड खा ली है और किसी ने मेरी प्लेट भी इस्तेमाल करी है। अरे यहाँ तो मेरे बेड पे कोई सो रहा है। कितनी प्यारी लड़की है। अरे 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 पकड़ो, अरे पकड़ो, ले पकड़ो, अरे ले पकड़ो, अरे पकड़ो। वो उठने वाली है। वो कंबल के अंदर छुप गई है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए बेटी, हम लोग 7 बोने हैं। मेरा नाम एस है और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। मेरा नाम स्नो वाइट है। मैं माफी चाहती हूँ घर में ऐसे आने के लिए। स्नो वाइट ने उन सारे बोनों को अपनी कहानी बताई और वो 7 बोने स्नो वाइट की बातें सुनकर बहुत उदास हो गए। तो उन्होंने फैसला किया कि स्नो वाइट अब उन्हीं के साथ रहेगी। यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा रहता था। उसका नाम था एंथनी। उसको रात में बैठकर आसमान को देखना और तारे गिनना बहुत पसंद था, जो उसको उसके बिछड़े दोस्तों की याद दिलाता था। एक रात उसने आसमान में स्नो वाइट का चेहरा देखा और वो उससे मिलना चाहता था। एक परी ने बताया कि वो मुसीबत में है और उसने उसे एक जादुई नेकलेस दिया। फिर शहजादा एंथनी अपने घोड़े पर बैठा और स्नो वाइट को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। और दूसरी तरफ महल में हेला अपने जादुई शीशे की तरफ दोबारा गई। डंक ऑफ, इस शीशे पे से कपड़ा उतारो, मैं अपनी खूबसूरती देखना चाहती हूँ। डंकफ करीब आया और उसने शीशे से कपड़ा उतारा और शीशा टूटने ही वाला था। डंकफ सच में बहुत सुस्त इंसान है। जब भी वो कोई काम करने लगता है तो वो सुस्त हो जाता है और उसे नींद आने लगती है। हेला ने उसे गुस्से से बाहर भेज दिया। जब डंकफ वहाँ से चला गया, हेला ने एक बार फिर से शीशे से पूछा कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत। शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही और प्लान बनाती रही कि कैसे स्नो वाइट को मारा जाए।
और थोड़ी ही देर बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक आइडिया आया और वो एक छोटे से रैबिट में बदल गई। सुबह में सातों बोने अपने काम पर जा रहे थे और एक एक करके स्नो वाइट को किस दे रहे थे और स्नो वाइट को समझाया कि जब घर में अकेली हो तो ध्यान रखना। देखो स्नो वाइट, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। स्नो वाइट गार्डन में चली गई और वो गार्डन में तमाम फूलों को पानी देना शुरू हो गई और उसने देखा कि एक रैबिट उसकी तरफ आ रहा है जो कि जख्मी दिख रहा था। वो उसके पास गई और उसे उठा लिया और उसे घर में ले गई। उसने रैबिट के हाथ पर पट्टी बांधी। उसके बाद उसने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। रैबिट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो गया, लेकिन जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, रैबिट ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। फिर वो कूदा 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 और वापस उस चुड़ैल हेला में बदल गया और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ। उसने तकिए में एक पर्पल कलर का जादू डाला और उसे लगा कि स्नो वाइट यहाँ सो जाएगी और मर जाएगी। स्नो वाइट गार्डन में काम करके बहुत थक गई थी और वो सोने के लिए बेडरूम में चली गई। वो बस अपना सर बेड पर रखने ही वाली थी कि स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट। उसी वक्त सातों बूने घर आ गए। स्नो वाइट ने उनके लिए दरवाजा खोला। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने पूरी रात डांस किया। स्नो वाइट फायरप्लेस के पास सो गई और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अब वो उस जहर वाले पिलो पे नहीं सोई थी। जैसे ही हेला वापस आई, डंकर्व अभी तक महल में सो रहा था। हेला को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसने दोबारा पूछा, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? मेरी शहजादी स्नो वाइट है सबसे खूबसूरत, जो 7 बोनों के साथ रहती है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। मैं अब एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि स्नो वाइट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़े दिनों बाद जब 7 बोने काम कर रहे थे, तब स्नो वाइट 7 बोनों के कपड़े सी रही थी और फिर उसे दरवाजे पे किसी की आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। स्नो वाइट ने दरवाजे के अंदर से देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके हाथ में बहुत सारे सेब हैं। कौन है आप? सेब ले लो, ये बड़े ही मजेदार सेब हैं, तुम खाना चाहोगी? स्नो वाइट पहले तो बहुत घबरा गई, लेकिन उसे सेब बहुत पसंद थे। ये लो बेटी, खा के तो देखो, ये बहुत ही मजेदार सेब हैं। स्नो वाइट ने वो एप्पल ले लिया जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था और एक निवाला लिया। उस सेब में जहर मिला हुआ था। इससे पहले कि स्नो वाइट कुछ बोलती, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। सड़क के बिल्कुल नीचे शहजादे एंथनी ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बांध दिया। शहजादा एंथनी स्नो वाइट को ढूंढने के लिए बहुत परेशान था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते से जा रही थी। वो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन अचानक वो बूढ़ी औरत अचानक से हेला में बदल गई। शहजादा और उसका घोड़ा बहुत हैरान हुए और उन्होंने रास्ता पूछने का इरादा बदल लिया। रात को देर से जब बोने घर आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी जमीन पर बेजान पड़ी है। वो बहुत उदास थे और उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन्होंने एक शीशे का कॉफिन बनवाया, दुनिया की सबसे बड़ी नदी में भेज दिया ताकि सल्तनत के सारे लोगों को पता चल जाए कि स्नो वाइट अब नहीं रही। शहजादा अपने घोड़े के साथ जा रहा था
और उसने देखा कि एक कश्ती में कॉफिन है। उसने लड़की का चेहरा फौरन पहचान लिया। शहजादा बहुत उदास था, लेकिन उसने कॉफिन को खोला। उसने वो नेकलेस अपनी जेब से निकाला और स्नो वाइट को पहना दिया। खुदा हाफिज मेरी शहजादी, जहाँ रहो सितारों की तरह चमकती रहो। लेकिन तभी शहजादे ने देखा कि स्नो वाइट हिली। जो नेकलेस उसने पहनाया था वो जादुई नेकलेस था, और जैसे ही वो नेकलेस चमका स्नो वाइट जाग उठी। जब वो जागी तो वो देख के बहुत खुश हुई कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। जब वो किनारे पर आई तो वो स्नो वाइट के महल जा पहुँचे। स्नो वाइट और शहजादे एंथनी ने वो सब बताया जो उन्होंने देखा था। जब बादशाह को पता चला कि स्नो वाइट के साथ क्या हुआ था, तो बादशाह ने हेला को महल से बाहर निकाल दिया। बादशाह ने वो जादुई शीशा और हेला के तमाम जादू अपने महल के स्टोर रूम में बंद कर दिए। थोड़े ही महीनों बाद स्नो वाइट और शहजादे को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और महल में बड़े धूमधाम से शादी हुई। सातों बोने शहजादा और स्नो वाइट बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। Ha 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 ha.